अगर बालक चिंतन शक्ति का विकास कर रहा है, तर्क शक्ति का विकास कर रहा है, तो हम किस प्रकार से उसकी जिज्ञासाओं का शमन कर सकते हैं। हमारे पढ़ाने का तरीका क्या होगा कि जिस हिसाब से उसके मन में जो जिज्ञासाएं हैं उनको हम समझा सकें, सुलझा सकें, उनका शमन कर सकें। फ्रेंड्स, MPTET 2020 की प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा के कार्यक्रम में आपका एक बार पुनः स्वागत है। और अब हम पढ़ने वाले हैं वो शिक्षा वैज्ञानिक, उन दार्शनिकों को जिन्होंने जो दर्शन दिया वो आज भी हमारे बाल विकास के अध्ययन के क्रम में, न केवल पाठ्यक्रम के निर्धारण में, हमारे लिए एक पाठ्यक्रम निर्धारण में जो एक दीप का काम कर रहे हैं, जो हमें ये बतलाते हैं कि किस आयु वर्ग के बालकों के लिए, उनकी मानसिक दशाओं के लिए पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए और उन पाठ्यक्रमों के हिसाब से हमारी शिक्षण की विधियां क्या होनी चाहिए। मतलब अधिगम की क्या स्थितियां हो सकती हैं, वो आयु वर्ग के हिसाब से उन्होंने बतलाया है, और अधिगम की विधियां क्या हो सकती हैं, हमारे उद्देश्य क्या हो सकते हैं और उन उद्देश्यों की प्रतिपूर्ति किस प्रकार से हो रही है, ये जानकारी हमें इन दार्शनिकों के अध्ययन से होती है। पाठ्यक्रम में सबसे महत्वपूर्ण जो दार्शनिक रखे गए हैं वो पियाजे हैं, जीन पियाजे। लगभग जिन्होंने भी गंभीर तैयारियां की हैं, मैं ये मान के चल रहा हूं कि उन्होंने लगभग सबने किसी न किसी पाठ्य पुस्तक से इन्हें पढ़ा होगा। जिन्होंने बीएड किया है उन्होंने भी पढ़ा होगा, और जिन्होंने बीएड नहीं किया है या बीटीआई वगैरह जो भी शिक्षा से संबंधित किसी भी गतिविधि में वो सक्रिय रहे हैं तो निश्चित रूप से अध्ययन किया होगा। हमने पियाजे का अध्ययन किया। तथ्यों का हमारे पास, ये मैं मान के चल रहा हूँ कि हमारे पास पर्याप्त भंडार होगा, तथ्यों के भंडार हमारे पास बहुत होंगे। और ये वीडियो का उद्देश्य आपके तथ्य ज्ञान को समृद्ध करना नहीं है। हमारे वीडियो का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि पियाजे अगर आपके पाठ्यक्रम में हैं तो उस पाठ्यक्रम में पियाजे से प्रश्न क्या पूछे जा सकते हैं जिनसे आपको परीक्षा उत्तीर्ण करना है। तथ्यों के आधार पर वीडियो का मूल्यांकन नहीं करना है। तथ्य तो आप निश्चित रूप से रटते ही रहेंगे, और तथ्य सिखाना भी इस कार्यक्रम का उद्देश्य नहीं है। आपके जो भी अवधारणाएं हैं उनको स्पष्ट करना है। प्रश्न क्या हो सकते हैं, उन प्रश्नों का क्या उत्तर हो सकता है, हम इस पर चर्चा करेंगे। और दार्शनिक ने क्या सिद्धांत दिए हैं और उस सिद्धांत पर कहाँ से प्रश्न बनता है, ये हमें देखना है। क्योंकि अपना उद्देश्य सिर्फ सफलता प्राप्त करना है और पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण होकर के, अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण होकर के जो हमारी वांछित मनोकामना है उसको पूर्ण करना है। शिक्षक अगर बनने की अभिलाषा है तो शिक्षक बनना है। इसलिए जो अध्ययन हमारा होगा वो इसी हिसाब से होगा। विषय विशेषज्ञ तो अपन नहीं बनेंगे, एक सामान्यज्ञ की दृष्टि से हम इसका अध्ययन करेंगे। और पियाजे के रूप में हम देखेंगे जीन पियाजे इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इन्होंने बतलाया संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। ये बड़ा महत्वपूर्ण, इसे मानसिक विकास का सिद्धांत कहें या संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत कहें, ये जीन पियाजे ने दिया था। और सबसे अच्छी बात यह है कि इन्होंने ये पूरा परीक्षण स्वयं के बच्चों पर किया था। सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने खुद के बच्चों पर यह पूरा परीक्षण किया और उस परीक्षण के आधार पर इन्होंने ये सिद्धांत दिया। और इस सिद्धांत से उन्होंने क्लासिफाई किया कि किस प्रकार से बच्चे की कौन सी अवस्था होती है और उस अवस्था के हिसाब से बच्चा क्या सीखता है, कैसे सीखता है। ये बड़ी महत्वपूर्ण अवस्था है कि बच्चा इस अवस्था में क्या सीख रहा है, क्या नहीं सीख रहा है। पियाजे ने सीखने का, बच्चा किस प्रकार से सीखता है, बच्चों के सीखने, सूचना संकलन करने, किस प्रकार से वो जानकारी इकट्ठी करता है, भाषाई अवबोध उसका कैसे होता है, चिंतन की क्या प्रक्रिया उसकी होती है, इन सब चीज़ों का, स्मरण शक्ति की क्या स्थिति होती है, इन सब पर परीक्षण करने के बाद अपना ये सिद्धांत दिया था। और ये सिद्धांत इसीलिए महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि इस सिद्धांत के हिसाब से उन्होंने बतलाया कि बच्चे की प्रक्रिया क्या हो सकती है, किस आयु वर्ग में वो क्या आचरण करता है, क्या व्यवहार करता है।
उन्होंने इस क्रम में ये बतलाया कि बच्चा जब जन्म लेता है तो जन्म के साथ ही उसकी बुद्धि का विकास हो जाता है। बच्चे के जन्म के साथ ही उसकी बुद्धि का विकास हो जाता है। उदाहरण वो ये देते हैं कि जैसे ही बच्चा जन्म लेता है तो वो या तो रोएगा, रोने लगता है, धीरे धीरे जिस माँ ने उसे स्तनपान कराया उसके साथ उसके अंतर संबंध इतने अच्छे हो जाते हैं कि यदि वो उसे नहीं देखता है तो उसके लिए रोता है, उसको बुलाता है। उसे भूख लगती है तो भूख के लिए वो रोता है। मतलब वो धीरे धीरे वो सब चीज़ें करना शुरू करता है, सीखना शुरू करता है। थोड़ी आयु उसकी और बढ़ी, उसने किसी भी चीज़ को पकड़ना हुआ, भाषा सुन रहा है, सुनने के बाद वो पा पा या मा मा कुछ ऐसे वर्ण, चूंकि ये ऐसे वर्ण होते हैं जो जिसके लिए हमें बहुत होंठ का प्रयोग नहीं करना, सिर्फ होंठों से इसका हम प्रयोग करते हैं। स्वर की हमें इसमें आवश्यकता नहीं, पा पा कर दिया या मा मा कर दिया। दंतोष्ठ नहीं है या मूर्धन्य ये वर्ण नहीं है, तो इसलिए हमें थोड़ी सी सहूलियत होती है इनमें बोलने में, इसलिए शुरुआत यहीं से होती है बालक की। तो प्रायः बोलना सीखता है। बोलने के उस क्रम में यदि हम देखते हैं कि अब वो धीरे धीरे उसके मानसिक विकास के क्रम में हम देखते हैं कि वो चीज़ों को समझने लगता है। जिन चीज़ों को वो देखता है उन चीज़ों को वो महसूस करता है और मानता है कि बस यहीं तक मेरी दुनिया है। धीरे धीरे वो दुनिया उसकी बढ़ती है और वो देखता है कि इस दुनिया, ये जो मुझे दिख रही हैं इनसे भी हट कर कुछ चीज़ें भी हैं। तो ये धीरे धीरे उसकी जब बुद्धि का विकास होता है तो उस हिसाब से वो सोचता है। और एक ऐसी अवस्था आती है जब वो अपने चिंतन का दायरा व्यापक कर लेता है, तर्क करने लगता है। यदि हम उसे कोई चीज़ उसके सामने रखते हैं तो वो कहता है कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा क्यों नहीं, वैसा क्यों नहीं। तो मतलब जब क्या, क्यों और कैसे की परिपाटी में है और है से लेकर के जब वह क्या, क्यों और कैसे की स्थिति तक पहुंचता है, ये सारे चरण हमें पियाजे ने जो 4 अवस्थाएं उन्होंने बांटी हैं उन 4 अवस्थाओं में बतलाए हैं। तो पियाजे की अगर हम इसकी बात करते हैं तो शुरुआत सबसे पहली जो इनकी अवस्था है जिसको हम कहते हैं इंद्रिय जनित गामक अवस्था। इंद्रिय जनित गामक अवस्था जन्म से होता है, 2 वर्ष की आयु में रहता है, जिसको लोग 0 से 2 वर्ष भी कह देते हैं। जन्म से 2 वर्ष की आयु तक ये अवस्था रहती है। अब बालक, इसको हम इंद्रिय जनित कहते हैं। इंद्रियों के माध्यम से हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सूंघ रहे हैं, और इसके बाद ये वो अवस्था है जब बच्चा इंद्रियों के माध्यम से ही ज्ञान प्राप्त करता है। बहुत सारी स्थितियां होती हैं, जैसे भूख लग रही है बालक को, भूख लगना। अब भूख लगना पे बालक क्या करेगा, वो रोता है, बुलाता है अपनी माता को जिससे उसको आहार मिलता है। यानी आँख, बालक इस समय सिर्फ आँख, नाक, कान, इन इंद्रियों का ही प्रयोग करता है, इन्हीं से सोचता है, इन्हीं से वो सोचता है और इन्हीं के साथ वो अपनी जो भी क्रियाएं हैं उनको अपने सामने रखता है। ये बहुत छोटी अवस्था है, शुरुआत यहाँ इसी प्रकार से इसकी होती है। जो दूसरी अवस्था उन्होंने बतलाई है वो पूर्व संक्रियात्मक, यानी क्रिया के पूर्व की अवस्था। हम जब क्रियात्मक अवस्था में पहुँचते हैं उसके पूर्व की अवस्था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था हो गई। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जिसे हम 2 वर्ष से 7 वर्ष की कैटेगरी में रखते हैं, और ये वो समय होता है जब बच्चा जो उसके आसपास की वस्तुएं हैं उनको देखता भी है और उनमें विभेद करना भी सीख जाता है। 2 से 7 वर्ष की अवस्था। अब ऐसा नहीं है कि आप बालक को चम्मच दिखाओ और बालक कहे कि नहीं ये चम्मच नहीं हथौड़ा है। उसे ये पता है कि इसका प्रयोग हमें क्या करना है। मतलब वो वस्तुओं को देखता भी है और वस्तुओं को समझता भी है, उनका प्रयोग समझने लगता है, विभेद करना सीख लेता है। भाषा का जो विकास है वो इस अवस्था से आरंभ हो जाता है। मतलब अगर ये बोल रहे हैं पियाजे कि 2 से 7 वर्ष की अवस्था में बच्चा भाषा सीखने लगता है, इसका मतलब ये हुआ कि यदि इस आयु वर्ग का बालक हमारे विद्यालय में है या कहीं पर भी है तो उसे हम जो भी भाषा सिखाना चाहें वो यहाँ से हम आरंभ कर सकते हैं। भाषा की शिक्षा उसको दी जा सकती है। यद्यपि भाषा किसी भी उम्र में सीखी जा सकती है, किंतु ये अवस्था सबसे उत्कृष्ट अवस्था होती है, आरंभिक अवस्था होती है। किसी भी नई भाषा का हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। वस्तु स्थायित्व,
ये एक गुण है। वस्तुओं के प्रति उसका स्थायित्व के गुण का विकास इसी अवस्था में बालक प्राप्त करता है। इसके पहले तक तो नहीं, जो चीज़ें हैं ये मान लेता है। पहले हम अगर ये मान के चलें, किसी बालक को यदि हमने बतलाया जो 2 से 7 वर्ष की अवस्था में, 0 से 2 वर्ष की अवस्था में वो रो रहा है किसी भी चीज़ के लिए, और हमने उसे बतलाया कि ये चीज़ अब हमारे पास नहीं है। उदाहरण के लिए हमने पेन दिखाया, पेन देख करके वो खुश हो गया, और फिर उसके बाद ऐसी स्थिति बनी अब वो पेन से आसक्त हो गया, पेन के साथ ही उसको अच्छा लगता है, लेकिन अब हमें वो पेन चाहिए। तो हमने उसे बतलाया कि बेटा ये पेन, तो वो ले गया। अब वो कौन ले गया ये हमने नहीं बतलाया, लेकिन वो उधर देख रहा है कि हाँ कोई होगा जो लेके चला गया। अब ये वो अवस्था है 2 से 7 वर्ष की अवस्था, जब उसके पता रहता है कि चीजें कहीं गई नहीं है, चीजें हैं यहाँ पर। वस्तु स्थायित्व वाला जो गुण है इस उम्र तक आते आते उसकी बौद्धिक क्षमता इतनी हो जाती है कि वो इसको प्राप्त कर लेता है। इस उम्र में जो नई सूचनाएं हैं, बच्चे को नई सूचनाएं और नए अनुभव ये भी प्राप्त होते रहते हैं। इनका संकलन जो है करता रहता है, इसका संग्रह होना शुरू हो जाता है। नई सूचनाएं, नए अनुभवों का संग्रह करने लगता है। यानी ये वो अवस्था है जिस अवस्था में जब हम मूर्त संक्रियात्मक की बात करते हैं, उसके पूर्व की जो अवस्था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, ये वो अवस्था है कि जब बच्चा ऐसे धीरे धीरे वस्तु स्थायित्व का गुण, सूचनाओं को प्राप्त करने का गुण, धीरे धीरे चीज़ों को, नई चीज़ों को समझने का और वातावरण से समायोजन करने का गुण धीरे धीरे वो सीखता जाता है। और जब हम मूर्त संक्रियात्मक में आते हैं, जो तीसरी अवस्था हम बताते हैं मूर्त संक्रियात्मक, इस अवस्था तक जब हम पहुँचते हैं तो बच्चा लगभग चीजों को एक चिंतन की शक्ति विकसित करने लगता है, चीजों के प्रति तर्क या प्रक्रिया की, तर्क वितर्क करने की प्रणाली इसके अंदर आती जाती है। 7 वर्ष से 11 वर्ष की जो आयु है, लगभग अब हम उसे ये नहीं कह सकते, बहला नहीं सकते, अब हम उसे बतलाते हैं कोई भी चीज तो उसको समझता है, सीखता है। मतलब इस आयु वर्ग में अगर वो आ रहा है तो धीरे धीरे उसके अंदर चिंतन की प्रणाली आ जाएगी। मतलब यदि इस आयु वर्ग के बच्चों के लिए हमें पाठ्यक्रम बनाना है तो हमें ऐसे पाठ्यक्रम रखने होंगे जिस पाठ्यक्रम में बच्चा सोच सके, किसी भी चीज को सोच सके, तर्क वितर्क कर सके। तो ऐसे पाठ्यक्रम में विषयों का समावेश होना चाहिए। अच्छा, अब इसे यदि हमें पढ़ाना हुआ एक शिक्षक की दृष्टि से हम देखेंगे तो शिक्षक की दृष्टि से हमारी फिर क्या भूमिका होगी कि अगर बालक चिंतन शक्ति का विकास कर रहा है, तर्क शक्ति का विकास कर रहा है, तो हम किस प्रकार से उसकी जिज्ञासाओं का शमन कर सकते हैं। हमारे पढ़ाने का तरीका क्या होगा कि जिस हिसाब से उसके मन में जो जिज्ञासाएं हैं उनको हम समझा सकें, सुलझा सकें, उनका शमन कर सकें। तो इसलिए अगर हमने ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जानी है, इसका मतलब यही है कि इस आयु वर्ग में बच्चा आपसे प्रश्न करना शुरू कर देगा कि ये ऐसा क्यों होता है, इसका मतलब क्या है, क्या, क्यों और कैसे जैसे भावनाएं यहाँ पे दिखेंगी, और इसलिए उनकी इन भावनाओं का हमें सम्मान करना होगा और उसके अनुरूप ही हमें अपने शिक्षण की विधियां रखनी होंगी, प्रणाली रखनी होगी। ऐसा नहीं होगा कि यदि बालक हमसे प्रश्न कर रहा है और हम उसे डांट कर चुप करा देते हैं, क्योंकि ये प्रणाली इस आयु वर्ग के बच्चों में पाई ही जाएगी। ये विविधता हमें दिखेगी ही दिखेगी। कुछ ज़्यादा सक्रियाशील होंगे, कुछ कम क्रियाशील होंगे, वो विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे हैं उस पर अपन देखेंगे। लेकिन हमारे पास ये महत्वपूर्ण चीज है कि इस आयु वर्ग में चिंतन व तर्क शक्ति का विकास हो जाता है। भाषा इस अवस्था तक आते आते भाषा का पूर्ण विकास हो जाता है। बालक भाषा पे अपनी पकड़ बना लेता है, सीख जाता है, बोलने लगता है। अगर कोई ऐसी स्थिति बने बात अलग है, बाकी के भाषा का पूर्ण विकास हो जाता है। अगर वस्तु वर्गीकरण की हम बात करें तो वस्तु वर्गीकरण की जो प्रणाली है वो इनके सामने आ जाती है। उदाहरण के लिए यदि हम बता दें 4 अलग अलग आकार के यदि हमने बॉक्स दे दिए और बोला कि इसको छोटे से बड़े के क्रम में जमाओ, तो उसे पता होता है कि सबसे छोटा कौन सा है, फिर उससे बड़ा कौन सा है, फिर उससे बड़ा कौन सा है, फिर उससे बड़ा कौन सा है। इस प्रकार जिसे हम या तो कहें, इसे हम आरोही क्रम में कह दें, असेंडिंग ऑर्डर में कह दें, मतलब वस्तु का क्रम विन्यास बच्चा इस उम्र में सीख जाता है। ये ऐसी अवस्था में इसका ये रहता है। और जो इसकी चौथी अवस्था है बालक की,
बालक की जो चौथी अवस्था है वो महत्वपूर्ण अवस्था, जिसको हम तड़ित झंझावात की अवस्था कहते हैं, जिसे हम औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक, क्योंकि ये वो अवस्था है जब बच्चा पूर्णतः अपना मानसिक विकास प्राप्त कर लेता है, जिसे हम 11 वर्ष से आगे की बात करते हैं। इस उम्र तक आते आते एक निश्चित विचार वो ग्रहण कर लेता है, सोचने समझने की उसकी क्षमता विकसित हो जाती है और कई प्रकार के उसके मन में विचार आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, वो आपसे कई प्रकार के प्रश्न भी करना शुरू करता है। अमूर्त चिंतन मतलब जो चीज़ें हमारे सामने मूर्त रूप में है उनको तो हम महसूस करते ही हैं, उसके अतिरिक्त भी जो अमूर्त चिंतन का विकास है वो इसी समय में हो जाता है। अमूर्त चिंतन की एक प्रश्न ये बना था यूपीटीईटी के लिए कि अमूर्त चिंतन की प्रक्रिया बालक किस अवस्था में शुरू कर देता है, तो अवस्था वही है 11 वर्ष से आगे की अवस्था, जिसे हम किशोरावस्था में भी मान के सकते हैं। और इस अवस्था में वो अमूर्त चिंतन करना शुरू करता है। भाषा का स्थायित्व और अच्छा हो जाता है, चिंतन और तर्क शक्ति का विकास और अच्छी स्थिति में होता है, बच्चा हर चीज़ों को समझने लगता है, गणितीय ज्ञान के लिए उसका मस्तिष्क और उपयुक्त हो जाता है। तो इस प्रकार से अगर हम बात करें पियाजे की, तो पियाजे ने 4 भागों में बांटा इंद्रिय जनित, यानी बच्चा जब जन्म लेता है और जन्म के बाद क्या उसकी प्रक्रिया होती है, किस प्रकार से वो चलता है, अगर कोई चीज़ उसे चाहिए तो उसके लिए वो अपनी इंद्रियों के माध्यम से किस प्रकार से उन्हें व्यक्त करता है, धीरे धीरे वो भाषा किस प्रकार से सीखता है, उन्हीं चीज़ों को उसे प्राप्त करना है, लेकिन उन्हें प्राप्त करने के लिए वो किस प्रकार से अब धीरे धीरे वो भाव भंगिमाएं सीख रहा है। जल किसे कहते हैं, अगर दूध किसे कहते हैं, वो चीज़ों को समझने लगता है। वो प्रक्रिया आती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। अब इसके बाद जब वो मूर्त संक्रियात्मक में आता है, उसे पता चलता है कि दूध और जल में अंतर क्या है, उनका विभेदीकरण वो सीख जाता है। और इसके बाद दूध से इतर भी कोई पेय पदार्थ है या नहीं, या अन्य चीजें अमूर्त क्या क्या है, वहां तक भी वो चिंतन की प्रक्रिया उसकी विकसित हो जाती है जब वो 11 वर्ष से आगे की अवस्था में पहुंच जाता है। तो अगर हमने ये सारी अवस्थाएं समझ ली हैं, तो इन अवस्थाओं के अनुरूप ही जब हम अपने क्लासरूम में जाएंगे तो हमें बच्चों को उस अनुरूप ही पढ़ाना है कि भाई इस अवस्था का बालक है और पढ़ाने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं, विधियां क्या क्या हो सकती हैं, और वो विधियां किस आयु वर्ग के बालकों पे लगती हैं। एक सामान्य सी प्रणाली है, जब छोटा सा बच्चा है जिसे हमने केजी में रखा है, तो उसे पहला जो ज्ञान दिया जाता है वो सिर्फ मौखिक ज्ञान दिया जाता है, लिखित ज्ञान उसको शुरुआत में नहीं दिया जाता। जितनी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हम दिखा करके समझाएंगे, बोल करके समझाएंगे, उसका कारण यही है क्योंकि वो किस अवस्था में है। अगर वो 7 वर्ष तक की अवस्था में है, 2 से 7 वर्ष की अवस्था मतलब पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में है, और इस अवस्था में बच्चा धीरे धीरे चीज़ों को सीख रहा है और इसलिए यहाँ पर नई सूचनाएं उसे मिल रही हैं, नए अनुभव मिल रहे हैं उसे। तो अब हम उसे शेर की फोटो दिखा सकते हैं, हिरण की फोटो दिखाकर हम बतला सकते हैं कि ये लॉयन है, ये टाइगर है, दोनों का अंतर ये है। तो एक फोटो के माध्यम से मछली इस प्रकार से चलती है, तो ये हम उसे फोटो या चित्रों के माध्यम से बतला सकते हैं। खेल खेल में वो चीज़ें बतलाएंगे। बॉक्स हमें बतलाना हुआ तो हमने उसे बतला दिया कि भाई ये ट्रायंगल होता है, हमने बॉक्स दिखा दिया, त्रिकोण दिखा दिया, वो समझ सकता है। लेकिन वही अवस्था जब हम देखते हैं कि वो बच्चा धीरे धीरे इस आयु वर्ग से बाहर जा रहा है, मतलब अब वो चीज़ों को समझना शुरू कर रहा है, विभेद उसके अंदर आने लगे हैं और उस हिसाब से हमारी शिक्षण प्रणाली भी हो जाती है। तो पियाजे ने जो सिद्धांत दिया, वो सिद्धांत आगे जो भी शिक्षा वैज्ञानिक हैं उनके लिए बहुत सहायक सिद्ध हुआ कि पाठ्यक्रम का निर्धारण हमें किस आयु वर्ग के बालकों के लिए किस प्रकार से करना है, और उसी हिसाब से फिर आगे हम पढ़ेंगे कि उस आयु वर्ग के बालकों के लिए पढ़ाने की विधियां क्या क्या हो सकती हैं।